Good morning, students. Let's go ahead with the remaining part of the first chapter, the modern period. Today, the topic is modern period in India. During the medieval period, India attained political stability under the great Mughals, whose rule began with Babur's accession in 1526 and ended with the death of Aurangzeb in 1707. स्टूडेंट्स, जो इंडिया में मुगल पीरियड है उनके दो ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, औरंगजेब तक जो मुगल एम्पायर हुए उन्हें ग्रेट मुगल्स कहा जाता है, और औरंगजेब के डेथ के बाद जितने भी मुगल एम्पायर्स हुए उन्हें लैटर मुगल कहा जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड में इंडिया अटेंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। स्टेबिलिटी की मीन्स होता है अस्थायित्व, मतलब रेगुलर मुगल एम्पायर का ही शासन रहा अंडर द ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स मीन्स हो गया आपका बाबर से लेकर के कहाँ तक, औरंगजेब तक। बाबर के रूल से लेकर के औरंगजेब के रूल तक को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट मुगल्स। औरंगजेब के बाद जो भी थे वो लेटर मुगल्स। वो रूल बिगेन विथ बाबर्स accession in 1526 and ended with the death of Aurangzeb in 1607। तो 1607 तक 1526 से लेकर के 1707 तक जो है इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। ये देखिए कुछ मुगल एम्पायर्स के आपके इमेज यहाँ पे हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनरिचमेंट ऑल्सो मार्क दिस पीरियड। इस पीरियड में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, मतलब प्रॉस्पेरिटी मीन्स उन्नति, समृद्धि। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनरिचमेंट ऑल्सो मार्क दिस पीरियड। इस पीरियड में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल इनरिचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम्स, कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स केम अप। इंडिया वंस अगेन बिकेम पॉलिटिकली अनस्टेबल। मतलब मुगलों का जो रूल रहा इंडिया में वो काफ़ी स्टेबल रहा, लेकिन मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम, कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जो इंडिया में आए और इंडिया में फिर से एक बार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई। द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द मिड 18th सेंचुरी। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मिड 18th सेंचुरी में हुई। एट दिस टाइम द लेटर मुगल्स, the Marathas and the English East India Company fought for supremacy in India। तो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत के साथ लेटर मुगल के टाइम में लेटर मुगल्स, मराठास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया में अपनी सुप्रीमेसी के लिए जो है युद्ध कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड होते होते द ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज्ड विक्टोरियस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजयी हुई इन द कंटेस्ट एंड कॉलोनाइज्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इस कॉन्टेस्ट में, इस युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस हुई, विजयी हुई और इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कॉलोनाइज्ड कर लिया, यानी इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को उसने अपनी कॉलोनी बना ली। द मुगल एम्पायर कोलैप्स्ड completely after the great revolt against the East India Company in 1857। 1857 में जब ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, जिसे हम लोग सिपाही रिवोल्ट भी कहते हैं। 1857 में जब इंडिया में ग्रेट रिवोल्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो इसके बाद मुगल एम्पायर कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, मतलब कंप्लीटली खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, एट द सेम टाइम इन 1858, और उसी समय 1858 में द कंपनी वाज डिसॉल्व्ड एंड ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल टू इंडिया। इसके बाद जो है 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश
ब्रिटेन का जो किंग या क्वीन है था, तो उसका इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। तो मुगल 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ग्रेट रिवोल्ट, उसके बाद मुगल एम्पायर इंडिया में कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया, समाप्त हो गया। और उसी टाइम 1858 में कंपनी वाज डिसॉल्व, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। और जो ब्रिटिश क्राउन थे, यानी ब्रिटिश के जो किंग या फिर क्वीन थे, ब्रिटिश रूलर जो थे ना, उनका इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बिगेन आफ्टर दिस। इसके बाद इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, है ना। इंडिया ने अपने फ्रीडम के लिए ब्रिटिश जो रूल है उसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल जो था उसके खिलाफ स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। और इसके बाद इंडिया में इंडिपेंडेंस आई, कब आई? 1947 में। एंड इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके बाद इंडिया में एक डेमोक्रेटिक रूल जो है इस्टेब्लिश हुआ। तो ये तो हम लोग मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे थे इंडिया में। अब इसके सोर्सेज क्या क्या, मतलब इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड में जो भी हुआ, इसके सोर्स क्या हैं, कैसे मतलब हम इसके बारे में जान सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज मटेरियल। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स मटेरियल क्या होता है। तो प्राइमरी सोर्स मटेरियल में हम क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करते हैं? प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो टेप्स एटसेट्रा। ये सब प्राइमरी सोर्स मटेरियल है। और सेकेंडरी सोर्स मटेरियल वो होते हैं जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स मटेरियल्स इंक्लूड रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स एंड बुक्स बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्स मटेरियल। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि प्राइमरी सोर्स मटेरियल वो ओरिजिनल है, ठीक है। जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, वो प्राइमरी सोर्स मटेरियल हैं, ठीक है। और उस पर डिपेंड, यानी उस पर बेस्ड जो भी रिपोर्ट्स, रिव्यू, आर्टिकल्स तैयार किए गए हैं वो सेकेंडरी सोर्स मटेरियल हो गए। द सोर्स मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये सोर्स मटेरियल दो कैटेगरीज में हम सोर्स मटेरियल्स को बांट सकते हैं। फर्स्ट में है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दिस सोर्सेज आर कंपैरेटिवली less important for this period than for the medieval period. Whatever buildings and monuments were constructed during this period are mostly standing today and are in good condition too. जितने भी इस मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स बनाए गए इस पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में जो भी बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स बनाए गए हैं, आर मोस्टली स्टैंडिंग टुडे, वो आज भी खड़ा है ना। एंड आर इन गुड कंडीशन, और वो अच्छे कंडीशन में भी है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट इन दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम इन कोलकाता आर सम सच आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये आज भी जो है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में इंडिया में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हम उस पीरियड के जो आर्किटेक्चर स्किल थी या फिर जो और भी चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ये तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात हुई। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। दिस सोर्सेज फॉर दिस पीरियड आर वराइड एंड दिस सोर्सेज फॉर दिस पीरियड आर वराइड एंड अ प्लेंटी। ये जो सोर्सेज हैं इस पीरियड के, वो वराइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वाइडली डिफरेंट, जो बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। और अप्लेंटी मीन्स होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो वराइड का मतलब काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं, और अप्लेंटी मीन्स काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में भी अवेलेबल हैं। दे आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच आर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम। बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि बहुत ही केयरफुली जो है प्रिजर्व करके रखा गया है, संभाल कर रखा गया है। कहाँ?
आर्चिव्स में। आर्चिव्स होता है अ प्लेस फॉर स्टोरिंग हिस्टोरिकल मटेरियल, एक ऐसा जगह जहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ों को, हिस्ट्रिकल मटेरियल्स को सेव करके रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे आर्चिव कहते हैं। तो जितने भी आर्चिव्स हैं और म्यूजियम हैं वहाँ पे इन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी केयरफुली प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड रहा तो उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश देयर वाज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। ब्रिटिश के टाइम में एक सिस्टम था कि कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था किसी भी चीज़ का। एवरी डिसीजन एंड प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग, ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर होता था या कभी भी कोई मीटिंग होती थी उसकी सारी प्रोसीडिंग क्या की जाती थी, रिकॉर्ड की जाती थी और उसको केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था। ये सिस्टम था, ब्रिटिश के टाइम में ये सिस्टम था। देयर वेयर रिकॉर्ड्स रूम फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडी, है ना, कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव या जुडिशियल बॉडी के लिए रिकॉर्ड रूम होता था। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड वाज वेल केप्ट इन प्रॉपर कैटलॉग्स। एक एक रिकॉर्ड को बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर कैटलॉग में संभाल कर रखा गया है। दिस लेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ ईच गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड हेल्प द हिस्ट्रियंस इमेंसली इन देयर स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो इस अवेलेबिलिटी के वजह से जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे बहुत बिल्कुल सही तरीके से अवेलेबल हैं। इस वजह से हिस्ट्रियंस को, है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है इस पीरियड के बारे में स्टडी करने में। मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड आर नाउ प्रिजर्व्ड इन द नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया। बहुत सारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इस पीरियड के वो आज भी नेशनल आर्chiव्स ऑफ इंडिया में प्रिजर्व्ड हैं, संभाल कर रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अभी कुछ और सोर्सेज हैं लिटरेरी सोर्सेज में, सर्वे रिपोर्ट्स हैं या फिर इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स हैं, तो ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये हम लोग कल पढ़ लेंगे और कल हम लोग का ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। मैं अपलोड सेक्शन में कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और जो एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है मैं वो भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप उन्हें बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।